हमारे माननीय पैनलिस्ट हमारे साथ हैं जो ये समझने में हमारी मदद करेंगे कि किस तरह से आगे का क्या रोड मैप है, कैसे हम विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम बात तो करते हैं लेकिन उसे व्यवहारिक तौर पर धरातल पर कैसे उतारा जाए, ये हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अवनीत सिंह मारवा जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। जी नमस्कार सबको, सारे आपके व्यूअर्स को। देखिए, जो यूपी है वो एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज की तरफ निकल चुका है। बिल्कुल, और क्योंकि आप जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं एक ना ये बात समझना चाहूँगी। पहले कोई भी उद्योग यूपी में अगर लगाते थे तो बड़ी घबराहट होती थी कि उत्तर प्रदेश में अपनी हम यूनिट लगाएं या नहीं। तो पहले के समय में और आज के समय में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो अंतर दिखता है, हमारी कंपनी 97 में 97 में सबसे पहले यूपी में आई, नोएडा में। एंड जो मेरे को तब से अब तक जो फ़र्क लगता है वो ये है, लॉ एंड ऑर्डर फॉर एनी सेक्टर टू कम इन। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे इन्वेस्टमेंट निर्भर करती है, वो सबसे पहले देखती है लॉ एंड ऑर्डर को। अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी भी जगह का स्टेबल है तो सुरक्षा, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो बाहर जाते हैं, वो मेरे को जब हमने स्टार्ट करा उस तरीके का स्तर नहीं था लॉ एंड ऑर्डर का जो आज है। और फ़र्क आपको इसी में लग जाता है, फ्रॉम एग्रीकल्चर स्टेट दिस स्टेट इज़ नाउ गोइंग टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, जो कि मोस्टली जो स्टेट्स हैं या तो वेस्ट की हैं या साउथ की हैं। नॉर्थ की केवल एक स्टेट है जो इस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो एक बहुत बड़ा अंतर है। 1960 में करीब करीब 12 से 13% की जीडीपी थी यूपी में, वो घट के आज 8% पे रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सालों में बहुत बड़ा डिप आया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वर्सेस जीडीपी। तो अगले 5 साल में मतलब जो यूपी की जो योगदान होना चाहिए देश को, वो 13 से 14% होना चाहिए मिनिमम। जी, और अगला सवाल मेरा राकेश जी से है। आप इंडिया एक्सपो मार्ट के अध्यक्ष भी हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अधिकांश एक्सपोर्ट, हम अगर कहें अधिकांश की बात करें तो यूपी से होता है एक्सपोर्ट। तो इसमें आपके विभाग का अगर मैं कहूँ क्या रोल है? यूपी के विकास की हम बात करें, हर एक विभाग की जो जिम्मेदारी है वो अहम है। तो आपकी हम भागीदारी को किस तरह से देखें विकास की इस राह में? नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो छवि है वो बदल करके अब उद्यम प्रदेश के नाम से जानी जाने लगी है। सभी जगह सबको लगने लगा है कि दिस इज़ द प्लेस दैट इज़ गोइंग टू बी द सोर्सिंग प्लेस फॉर एवरीबॉडी। तो जब हम सोर्सिंग प्लेस की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है कि सोर्सिंग कहाँ से हो, बायर कहाँ आए, उसको क्या सोर्स करे। तो उत्तर प्रदेश एक सोर्सिंग हब के नाते बहुत बड़े तरीके से उभर कर के सामने आया है। मेजर जो 25 सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर को उन्होंने फोकस सेक्टर बनाया है। अभी लेटेस्ट अगर आप जानते हैं, जैसे बहुत डिस्कशन में था करीब 1 हफ्ता पहले तक, जब माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में सेमीकंडक्टर के सेमीकॉन 24 के उद्घाटन पर पहुंचे, और उस समय उत्तर प्रदेश खास चर्चा में रहा कि आने वाले समय में सेमीकॉन और सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आने वाली है। यानी प्रदेश में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। उत्तर प्रदेश के इसी क्रम में एक्सपोर्ट्स में देखा जाए तो जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश करता है, और पूरे देश में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम छूने वाले हैं, तो उसमें अहम रोल उत्तर प्रदेश अदा कर रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें उत्तर प्रदेश हमारे देश के जो निर्यात है उसमें सबसे अधिक योगदान कर रहा है। 40% से अधिक का भागीदारी है। उत्तर प्रदेश से 1,40,000 करोड़ रुपए का निर्यात यहाँ हो रहा है, जो हर साल लगभग 12% की गति से हर साल उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और ख़ास तौर पर ये जानें कि बहुत से ऐसे क्लस्टर हैं जो वर्ल्ड वाइड 10 सालों में आपने भी ये फ़र्क महसूस किया है? पहले जी, इन 10 सालों में सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो ये आया है कि यहाँ पर टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस बने हैं। पूरे देश में सबसे अधिक टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस यानी 11 टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। जैसे हम मुरादाबाद जानते हैं, फिरोजाबाद जानते हैं। मुरादाबाद मेटल के लिए है, फिरोजाबाद ग्लास के लिए है, भदोही जो है कारपेट में है। कारपेट में हिंदुस्तान ग्लोबल लेवल में नंबर 1 है।
और ऐसे ही देश में जो कारपेट का एक्सपोर्ट होता है उसमें से 70% एक्सपोर्ट मात्र उत्तर प्रदेश से है। ऐसे ही अगर हैंडीक्राफ्ट में लें तो हैंडीक्राफ्ट में यहाँ पर करीब 40% देश के पूरे एक्सपोर्ट्स का 35,000 करोड़ में 40% की भागीदारी मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, ये सब क्लस्टर से है। तो ऐसे सब क्लस्टर, मिर्ज़ापुर, भदोही, तो बेसिकली इन 10 सालों में ख़ास तौर पर सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से समय समय पर अलग अलग तरह से कार्यक्रम लाए गए हैं, यहाँ पर प्रोग्राम्स लाए गए हैं और कोशिश की गई है कि लोगों को दोनों लेवल पर बैकवर्ड लिंकेजेस यानी कि आर्टिसंस, क्राफ्ट पर्सनस, लेबर और मैन्युफैक्चरर्स, और फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों में आगे बढ़ा जाए। फॉरवर्ड लिंकेजेस में बड़े बड़े मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म देना उनमें खास बात है। तो ऐसे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देने से और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने से ये पूरे प्रदेश का निर्यात अधिक से अधिक बढ़ा। जी, रंजीत मेहता जी, अब आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी। आप CEO और सेक्रेटरी जनरल हैं CCI। मेरा सवाल आपसे यह है कि आज हम जब उत्तर प्रदेश के नोएडा से भारत की बात करते हैं तो आप 2017 से पहले का भारत और 2017 के बाद का भारत, खासतौर से यूपी के परिप्रेक्ष्य में क्या फ़र्क देखते हैं? धन्यवाद। ये PhD CCI जी, माफ़ कीजिएगा। देखिए, ऐसा है, आज भारत जो है दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली इकॉनमी है और दुनिया में आज जब इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो भारत जो है नंबर 1 पे आता है, मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। अगर देश में अगर कोई हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आज उत्तर प्रदेश को इग्नोर करना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। उसका कारण ये है, जैसे अभी हमारे शर्मा जी ने भी कहा और सबने कहा, सबसे पहली चीज़ किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, वो देखता है वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, नंबर 2 लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, नंबर 3 आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर का क्या उसमें है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले यूपी मेरे ख्याल से बिजली के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बदनाम था, बहुत बदनाम था। और बिजली से ही नहीं बल्कि हमारे सारे पैनलिस्ट ने कहा, राकेश जी ने भी कहा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आज यूपी में इतनी बढ़िया हो चुकी है। अगर आप एक्सप्रेस वेज की बात करें, अगर आप लॉजिस्टिक कॉस्ट की, हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत है, बट एट द सेम टाइम लैंडलॉक होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में अगर आज एक एक्सप्रेस प्रदेश बन चुका है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लीजिए, यानी कि कनेक्टिविटी का बहुत रोल है। कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। आज आप नोएडा से, अगर आप दिल्ली से आप लखनऊ जाना चाहें, मेरे ख्याल से 5-6-7 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हैं और बहुत कंफर्टेबल जर्नी है। हम मानते तो हैं। ये तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे देश में जो MSMEs हैं उसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है, और उसमें अगर आप देखें करीब 6.5 करोड़ MSMEs हमारे देश में हैं, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा MSMEs सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने, योगी गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 सालों में MSMEs को उसको सपोर्ट करने के लिए कई सारी ऐसी स्कीम्स जो बनाई हैं, जिससे कि आप ODOPA, एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने चालू किया था। तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे हमारे GI प्रोडक्ट्स हैं, अभी जैसे बताया आपने, कारपेट का है और परफ्यूम्स का है और मुरादाबाद में है और मेरठ में है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब बनेगा। अब अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात देख लीजिए, 2-3 एयरपोर्ट ऑलरेडी हैं। जेवर जब एयरपोर्ट यहाँ पे आने वाला है, जो कि हमें उम्मीद है कि बाय 2025 ज़रूर जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश की जो प्रगति है और जिस तरीके से गवर्नमेंट का विजन है $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का नेक्स्ट 4 साल के अंदर, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश देश में, जो देश की इकोनॉमी में पूरा एक बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। और जिस तरीके से सेमीकंडक्टर का अभी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, इलेक्ट्रॉनिक आप देख लीजिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा आज उत्तर प्रदेश में होती है। सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग की यहाँ पे है। कई ऐसी जो नए इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ये सिर्फ नोएडा तक ही सीमित नहीं है। देखने की बात यह है कि यूपी जो इन्वेस्टर समिट हुए हैं 2018 में, 2019 में, फिर 22-23 में हुए हैं, उसमें ख़ास तौर पे देखा गया है कि इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वाराणसी में आप देख लीजिए, आप गोरखपुर में और कानपुर और कई इंटीरियर जो और भी Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में, उस पर भी इन्वेस्टमेंट जा रही है। और रिलीजियस टूरिज़म की बात करें, टूरिज़म एज ए स्पॉट,
क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे देश का ये भी बहुत बड़ा विजन है कि किस तरीके से हम टूरिज़्म को बढ़ाएं। यूपी जो कि एक यूके, अगर यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन देखें, यूपी है एरिया वाइज भी और वैसे भी लोग बराबर हैं। वो एक देश है और यूरोप की अपना यूनाइटेड किंगडम अपने आप में इतनी बड़ी इकोनॉमी है और वही पोटेंशियल उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे कोई भी कंपनी अगर आज आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहें, 25 करोड़ जनता, इतना बड़ा मार्केट अवेलेबल है, तो ये उसके लिए आई थिंक किसी के लिए भी इसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल काम है। और आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश यहाँ से आगे और काफ़ी आगे जाएगा। जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है, मैं समझता हूँ साकार होगा। और खाली यूपी का सपना नहीं, वो हमारा आपका भारत का सपना है। तो जोरदार तालियां हो, शुभकामनाएं हो, ये सपना साकार होगा। हम सबकी खुशहाली इससे जुड़ी है। और क्योंकि जो सपना देखा गया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, यूपी का ये जो सपना है, इसे साकार करने में जैसे हमने अभी जाना, उद्योग जगत की भी भूमिका है, शिक्षा जगत की भी भूमिका है, हेल्थ सेक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो हेल्थ सेक्टर का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में हमारे साथ है DK गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपको। और अब मेरा सवाल ये है कि अगर हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं तो इसकी क्या भूमिका आप देख सकते हैं? जो विजन है हमारा यूपी सरकार को लेकर या हम देश को लेकर जो विजन है मोदी सरकार का, इसको साकार करने में हेल्थ सेक्टर में आपके डिपार्टमेंट की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? देखिए, थैंक यू सो मच पहले तो जी भारत के लिए कि आज भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, और भारत के बाद वो भी जो प्राइम सेक्टर्स हैं, शिक्षा है, हेल्थ है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, ग्रोथ है, इस पर बात कर रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो बात करते हैं 10 साल पहले की, अगर पूरे भारत की बात करें और मैं सेंटर में यूपी को रखूँगा, तो पहले हम लोग GDP का जो खर्च करते थे हेल्थ सेक्टर पे सिर्फ 1% खर्च करते थे। पूरे 70-80 साल तक ऐसे चल रहा था। और लोगों को अपने इलाज कराने के लिए घर बेचकर, जेवर गिरवी रख के, उधार लेके, लोन लेके इलाज कराना पड़ता था, और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पाते थे। बिल्कुल, ये आज बदहाली का की डाटा तस्वीरें देखेंगे, याद है अगर हम आज सभी का को। किसी ने अखबार पढ़ा है तो आज देखा डाटा जो देखा गया है कि 10-12 साल में जो 62% लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करते थे अपना इलाज कराने के लिए। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का मतलब होता है कि अपने जेब से खर्च करना। वो कहाँ से आता था? बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते तो लोन लेते थे, घर बेचते थे, जेवर बेचते थे और फिर इलाज कराते थे। आज वो 40% सिर्फ रह गया है। मतलब वो है ग्रोथ। पहले वो 80-90% तक होता था आज़ादी के बाद। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। जो GDP का हम 1% खर्च कर रहे थे, आज हम लोग 2.5% खर्च करें। सिर्फ 10 साल में 1% से 2.5% करना ये छोटी बात ये वाकई उपलब्धि है। बहुत बहुत तालियां हो जाए इस चीज़ के लिए। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो हम सब ने कोविड का महाविकराल रूप देखा है, और शायद उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 था, और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं जो डेथ रेट, मृत्यु दर था हमारा कोविड से, वो लोएस्ट था, पूरी दुनिया में था। तो उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को आईना दिखाया, पूरे विश्व को आईना दिखाया कि कैसे हम पैंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम मॉर्बिडिटी को कम कर सकते हैं, कैसे मॉर्टलिटी को कम कर सकते हैं, और कैसे, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर हम बात करें, अभी भी हमारी 60 से 65% जनता गांव में रहती है, और जो 30 से 35% जनता शहरों में रहती है। और हमारा जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी जो लिमिटेड है, वो मैक्सिमम बड़े शहरों में ही है, अभी छोटे शहरों में नहीं। बट सरकार ने क्या किया? सरकार ने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश करी, एम्बुलेंस सर्विसेज को मजबूत करने की कोशिश करी, टेलीमेडिसिन मतलब टेक्नोलॉजी को उसने अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी को इनेबल किया। करोड़ों लोगों को टेलीमेडिसिन के थ्रू क्या आपको लगता है कि अभी भी हमें बहुत सी पेचीदगियां हैं, जैसे बहुत गांव दूर दराज जो हैं वहाँ अभी भी इस तरह की खबरें आती हैं, एम्बुलेंस पहुँच नहीं पाती, कई जगह इलाज का अभाव, मेरे कुछ लोग। पहले तो क्या था, आज से 10 साल पहले तो गड्ढे होते थे और एम्बुलेंस होती ही नहीं थी, तो लोग डिलीवरी अपनी गाड़ी में, कार में, ट्रैक्टर में, ट्रॉली में लेके आते थे, और रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी, रास्ते में लोगों की डेथ हो जाती थी, अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते थे। अब सड़कें अच्छी हो गई हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड कर दिए गए मेडिकल कॉलेज में, पता है आपको, मतलब वहाँ की क्वालिटी ऑफ केयर हेल्थ की बहुत इंप्रूव कर गई है। जो CHC थे, जो कम्युनिटी सेंटर्स थे, वो इंप्रूव कर, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस में डॉक्टर पहले जाते ही नहीं थे, बायोमेट्रिक सिस्टम लग गया, कंपलसरी करके पहुँचाना उन्होंने कर दिया। वहाँ पर दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती थी, सिर्फ जनरल दवाइयाँ होती थी, पैरासीटामोल जैसी, डॉक्टर्स के पास ऑप्शन ही नहीं थे। अब दवाइयों की इन्वेंट्री इंप्रूव कर दी गई है, इक्विपमेंट्स अच्छे हो गए हैं, और जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी इनेबल की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे देश में हेल्थ केयर को एक्सेसिबल करना है लास्ट एरिया तक जहाँ हमने होता है, तो वहाँ पे लोगों ने ड्रोन से वैक्सीनेशन को पहुँचाया गया, आपने देखा होगा, जहाँ पे वैक्सीन नहीं पहुँच सकते थे। तो उसके लिए टेली कंसल्टेशन, वीडियो कंसल्टेशन, जो IoT डिवाइस होती है, इंटरनेट ऑफ जो सर्विसेज होती हैं, वो डिवाइसेस को लगाया गया, जिससे आप, जैसे मैं डॉक्टर यहाँ बैठा हूँ नोएडा में, डॉक्टर बैठ के, और छोटे से गाँव में जाके वहाँ पे एक छोटा सा इंस्टीट्यूट लग जाएगा, टेलीविजन लग जाएगा और कुछ इक्विपमेंट लग जाएंगे, उससे वहाँ के पेशेंट की हार्ट
हार्ट बीट सुन सकता है, उसकी सांस की जो ब्रीदिंग है उसको ऑस्कल्टेट कर सकता है, और उसके बेस पे उसकी हिस्ट्री लेके एग्जामिनेशन करके वहाँ पे बेसिक टेस्ट सारे हो सकते हैं, उनकी तुरंत रिपोर्ट आ जाएगी। हेल्थ ATM लगा दिए गए हैं सो दैट कि हम उन लोगों को सर्विस कर सकें और उनको सपोर्ट कर सकें, उनकी हेल्थ केयर नीड्स को फुलफिल कर सकें, ना कि उनको ट्रेवल करना पड़े, ना कि उनको डॉक्टर के पास लाइन लगानी पड़े। तो ये सब चीज़ें अंडर वन रूफ आ गई हैं। और दूसरी बात, और सरकार ने मेडिकल एजुकेशन पे बहुत फोकस किया है। जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी हॉस्पिटल को डेवलप करने में, एक तो कैपेक्स मतलब ज़मीन चाहिए होती है महंगी, साथ में बिल्डिंग बनानी पड़ती है और प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट लगाना पड़ता है। वो फिर भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हम लोग मिलकर कर लेते हैं। कहीं ना कहीं अस्पताल को चलाने के लिए खासकर छोटे शहरों में मैन पावर नहीं मिलती, स्किल्ड डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, नर्स नहीं मिलती, टेक्नीशियन नहीं मिलते हैं और रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिलते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत अभाव था इनका। सिर्फ 7-8 मेडिकल कॉलेज होते थे आज से 10 साल पहले, आज नंबर 20-30-32 से ऊपर पहुँच गया है। जो MBBS की जो सीट्स थी वो हज़ारों में पहुँच गई, पहले सैकड़ों में होती थी, अब हजारों में पहुंच गई। नर्सिंग कॉलेज की लाइन लग गई हर शहर के अंदर। यानी युवाओं को रोजगार के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कहें तो हेल्थ सेक्टर ने उन्हें भी बहुत से अवसर दिए, बहुत से युवा भी हमारे साथ मौजूद। प्रोमिनेंट हेल्थ केयर सेक्टर है जो रोजगार दे रहा है। 5 सेक्टर्स के अंदर आते हैं जो हम रोजगार देने में भी, पूरे भारतवर्ष में भी, उत्तर प्रदेश में भी। तो रोजगार तो हम दे ही दे रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं उन लोगों की जिन लोगों की हम सेवा अभी तक नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज अब हमारे पास वन विंडो सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस मिल जाते हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, इन फंडिंग आसान हो गई, इन्वेस्टमेंट। मैं अपनी ही बात करता हूँ, आज से 10 साल पहले हम लोग एक 20 बेड का नर्सिंग होम चलाते थे और अगले साल हमारे पास 800 बेड नोएडा में होने वाले हैं। आप समझ सकते हैं, अभी भी 350 बेड इस समय है नोएडा में। बिल्कुल, हेल्थ सेक्टर को लेके हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। सरकार का बहुत सपोर्ट है, सिंगल विंडो सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस मिल रहे हैं और साथ में जो मैन पावर की शॉर्टेज होती है जो अपेक्स रन करने के लिए, वो कहीं ना कहीं स्किल्ड मैन पावर के लिए सरकार ने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, नर्सिंग कॉलेजेस खोले हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, उनके लिए सब्सिडरी मिल रही है। और हम लोगों को एस्केलेशन करना है कुछ, जैसे आप जैसे मंच बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे, मुख्यमंत्री जी आते हैं तो बुद्धिजीवी वर्ग की मीटिंग होती है, तो जो हमारी प्रॉब्लम सुनी जाती हैं उनका समाधान भी निकाला जाता है। जी, सुनवाई भी होती है और समाधान भी होता है। आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से रुक करूंगी अवनीत जी आपका। अगर एक लेमैन की तरह हम समझना चाहें कि यूपी में कोई निवेश क्यों करें, तो आप अपने अनुभव के आधार पर क्या कहेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं कि आज की डेट में यहाँ पे निवेश करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली से मुंबई एक सड़क बन रही है जो साल के अंत में चालू हो जाएगी या 25 के शुरुआत में चालू हो जाएगी। आपको बड़ा सुन के आश्चर्य लगेगा, वहाँ से आप कुछ भी अब पोर्ट से, नावा शिवा से कुछ भी इंपोर्ट करेंगे, 24 से 36 घंटे में आपकी 40 फुटा या छोटा वाला जो ट्रक है आपकी फैक्ट्री में लग जाएगा। नावा शिवा से नागपुर जो महाराष्ट्र में ही है उसमें कई बारी 2 दिन लग जाते हैं। तो कनेक्टिविटी इज प्राइम। NHA के अलावा जो सरकार, यूपी गवर्नमेंट अपनी जो रोड बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट की जो रोड्स बन रही हैं, उसमें कनेक्टिविटी इतनी तेज़ी से बढ़ जाएगी। जैसे अभी एक पैनलिस्ट ने बोला कि 25 करोड़ की आबादी है, 25 करोड़ ब्राज़ील की कुल पॉपुलेशन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है। अब मार्केट के अंदर कंज्यूमर चाहिए। यहाँ पे पहले कंज्यूमरिज्म जो था वो इतना नहीं था, लोग स्पेंड नहीं कर पा रहे थे पॉपुलेशन के बावजूद। और जो ये वेस्टर्न यूपी की जो साइट है फ्रॉम आनंद विहार टू मेरठ, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जगह है पूरे वर्ल्ड में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट और हमारे पास कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज अ स्टेट टू ग्रो। सो इसीलिए आप देख रहे हैं इतनी सारी कंपनीज एज अ स्टेट को फोकस रखते हुए अपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं कि हम सिर्फ डोमेस्टिकली वहाँ पे और नेबरिंग स्टेट्स को अगर हम केटर कर लेंगे दे विल बी सफिशिएंट। बिकॉज आज की डेट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है इंडस्ट्री को वो आ रही है लॉजिस्टिक्स की, विच इज़ गोइंग मोर देन 6 to 8% डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। तो जिसके पास भी कनेक्टिविटी रहेगी, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सही रहेगी। मैं इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से आता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी निकाली यूपी गवर्नमेंट ने आज से 4 साल पहले। उसके बाद आप देख रहे हैं जिस तरीके से निवेश कर रहे हैं सारे, वेदर इट्स सेमीकंडक्टर्स, वेदर इट्स लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेस, स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, कितनी सारी इंडस्ट्रीज लगती चली जा रही हैं और एक्सपेंशन भी हो रहा है। सो आपने बोला कि मेरे कभी आपको इस तरह के चैलेंजेस आए हैं, जैसे लाइसेंस लेना हो, इस तरह की पहले से ये प्रक्रियाएं आसान हुई हैं
ये आप क्या कहना चाहोगे अगर कोई अपना उद्योग की कोई इकाई लगाना मेरे को लगा आप ये स्किप कर देंगे क्वेश्चन, बट रियलिटी ऑफ द सिचुएशन है, सब कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिंगल विंडो, ऐसा नहीं है. अच्छा. ब्यूरोक्रेसी एंड लीडरशिप अभी भी मेरे को लगता है उसमें तालमेल की बहुत सख्त ज़रूरत है, और उसमें लीडरशिप चाहती है कि ये ईज़ ऑफ बिजनेस बहुत जल्दी से होए. जी, एक मिनट, रंजीत जी शायद इस पर ज़्यादा प्रकाश डाल पाएंगे इस बात पे. रंजीत जी, ऐसा क्यों है कि उद्योग के लिए जब हम लाइसेंस की ज़रूरत है, उसको ईज़ ऑफ डूइंग करने के लिए क्या कर रहा है आपका डिपार्टमेंट? क्या इसको आने वाले समय में प्रक्रिया को इतना आसान किया जा सकेगा कि जो पेचीदगियाँ, जिस बात का जिक्र अवनीत जी कर रहे हैं, जो तालमेल की बात कर रहे हैं हम प्रशासनिक सेवाओं को लेकर या फिर राजनीतिक को लेकर, ये पेच कभी सुलझेगा? देखिए, इसमें गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत ही क्लियर है. गवर्नमेंट चाहती है कि बिल्कुल हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी सबको, कि व्यापारियों को कोई भी दिक्कत हो, ज़मीनी लेवल पे उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. उसके लिए प्रयास जारी है. उसमें ये तभी पूरी तरीके से संभव हो पाएगा, जैसे अभी बता रहे थे, तो जबकि ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो. हर चीज़ अगर ऑनलाइन अप्लाई करके वो चीज़ जब होगी धरातल पे, ग्राउंड पे, तब जो है बिजनेसमैन को भी, जो फैक्ट्री चला रहे हैं उनको भी आसानी होगी. लेकिन उस दिशा में कई काम चल रहे हैं. मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ऑफ लेट देखा है कि कई सारी चीज़ों में स्ट्रीमलाइन कर दी हैं बहुत सारी चीज़ें. परमिशन लेना बहुत आसान कर दिया है. अब जीएसटी होने के बाद आप देखिए, जो वो तो पूरे देश में आप देख रहे हैं कि जो पहले कितनी बॉर्डर पे लाइन होती थी ट्रकों की, वो सब ख़त्म हो गई है. वो सब के लिए. एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ जहाँ आप बिजली का कनेक्शन लेना क्या आसान है? बिल्कुल आसान है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आसान है, बिल्कुल आसान है. और पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना आसान है, उसके लिए अप्लाई करके आप ले सकते हैं. बट मेरे ख्याल से जो एक ज़मीनी लेवल पे है, उस पे और थोड़ा सा कार्रवाई की ज़रूरत है. अदरवाइज़ जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले 5-6 साल में उत्तर प्रदेश में जो एक चेंज आया है, जो एक अच्छा माहौल बना है, उसमें एक सबका एक सभी लोग बहुत एनकरेज्ड हैं. लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें इमीडिएटली धीरे आने वाले डी के गुप्ता जी कुछ इसमें एडलिप करना चाहते हैं. जी, डी के गुप्ता जी बोलिए. 10 साल पहले जो था सिस्टम, वो शायद कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं था. उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. ऑफलाइन सारी चीज़ें होती थी. फाइलों में कोई टैट नहीं था लिमिटेड कि भाई अगर अप्लाई करना है, अगर फायर यूनिवर्सिटी तो 7 दिन के अंदर आनी चाहिए या 1 महीने के अंदर आनी चाहिए. 6 महीने नहीं मिलती थी चीज़ें. तो कहीं ना कहीं अब सारा सिस्टम ऑटोमेट हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम्स हो गए. थोड़ा बहुत ह्यूमन इंटरफेरेंस है डेफिनेटली, बट पहले से बहुत बेहतर हो गया. जैसे निवेश मित्रा एक साइट है जिस पर आपको सारे जितने भी स्टेचुटरी कंप्लाइंसेस चाहिए, फायर की यूनिवर्सिटी चाहिए, लोकल अथॉरिटी से यूनिवर्सिटी चाहिए, पॉल्यूशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप वहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. ऑनलाइन अप्लाई करके और ट्रैक कर सकते हैं, सारा डाटा अपलोड कर सकते हैं, और चीज़ें पहले से बहुत स्मूथ हुई. सिंगल विंडो हो गया पहली बात तो. बट टैट डिफाइंड हो गए हैं. अगर आपके जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो वो आपको ऑनलाइन 7 दिन या 10 दिन के अंदर जो भी टैट डिफाइंड है उसमें मिल जाएगा. बट डेफिनेटली थोड़ा सा भी और काम करना बाकी है, कि बिकॉज थोड़ा सा जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो कम करने की ज़रूरत है. बट लेकिन पहले से बहुत बेहतर हुआ डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है. जी, राकेश जी, मेरा सवाल अब आपसे है. यूपी में क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्जीबिशंस भी लगते हैं इंडिया एक्सपो मार्ट में. आप जैसे भदोई का कारपेट का जिक्र कर रहे थे. जो भी इस तरह के पॉपुलर चीज़ें हैं जिनको हम न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी उनको प्रदर्शित किया जा सकता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसकी भागीदारी को यूपी के विकास के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मैं सिर्फ भदोई के कारपेट नहीं, मतलब ये सब की मिलजुला के एक बात आपने ठीक कहा. जैसे कि ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन, जी, ये एक बेसिकली मल्टीप्लायर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है. ट्रेड फेयर एग्जीबिशन पहले, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले लोग जर्मनी में जाया करते थे और वहाँ एग्जीबिशन लगाया करते थे. यहाँ से सब मार्केटिंग करके वहाँ जाके एक्सपोर्ट ऑर्डर लेते थे. क्या ये उसी स्तर का हो चुका है या अभी कुछ बाकी है, कुछ चुनौतियाँ? ओके. अब मैं उसके पीछे बताना चाहूँगा कि एग्जीबिशंस जर्मनी में कैसे प्रमोट होते थे. जी, जर्मनी के बारे में कहा जाता है कि दैट इज़ द गेटवे फॉर एक्सपोर्ट्स टू यूरोप. और हर शहर में जर्मनी में एक मैसे है. मैसे जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है एग्जीबिशन सेंटर. फ्रैंकफर्ट जाएं तो मैसे फ्रैंकफर्ट है, म्यूनिक जाएं मैसे म्यूनिक है, हैनोवर में मैसे हैनोवर है, लिपजिग में
लेप्जिग है, डुसलडॉर्फ है, सब जगह एक मैसे है, एग्जीबिशन सेंटर है। पेरिस में भी है, बाकी जगह भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जर्मनी में है, हर शहर में। और वहाँ के जो मेयर हैं उनका सबसे बड़ा पहला काम होता है कि वहाँ मैसे बनाएं, एग्जीबिशन सेंटर बनाएं। क्यों बनाएं? उसका पर्पज़ है कि दैट बिकम दी multiplier of the economic growth of the entire area, entire city and the around, entire state rather, जो प्रोविंस है उनका, उसका economic multiplier बनता है। मल्टीप्लायर क्यों? एग्जीबिशन सेंटर में एग्जीबिशन होने से बाहर के लोग आते हैं, वहाँ पर आने के बाद वो पैसा खर्चते हैं, वहाँ के रेस्टोरेंट्स चालू होते हैं, वहाँ के होटल चालू होते हैं, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन होती है, वहाँ का ऑटो वाला पैसा कमाता है, वहाँ जो भी लोकल पॉपुलेशन है वो वहाँ उसको वर्किंग मिलती है, इवन स्टूडेंट्स तक को काम मिलता है। तो ये बेसिकली मल्टीप्लायर बनता है। हम लोगों ने इसी तर्ज के ऊपर यहाँ पर इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की। उसके बनने के बाद ये ग्रेटर नोएडा का यूएसपी बना और आज वो विश्व के लिए यूएसपी बना है। जब हम कहते हैं कि उस तरह की एग्जीबिशन, साल में 40 ऐसी एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो ग्लोबल स्केल की हैं, उनमें से 11 ऐसी हैं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हैं, जिसमें सेमिकॉन एक थी, लेकिन इसके अलावा CPHI फार्मा की एग्जीबिशंस हैं जो सबसे बड़ी हैं। इसके अलावा ISGF दिल्ली फेयर एक हैंडीक्राफ्ट और गिफ्ट के ऊपर दैट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज नंबर 1 शो नाउ 16 अक्टूबर से होगा। रिन्यूएबल एनर्जी पर सबसे बड़ी एग्जीबिशन लगती है, मेडिकल पर कॉन्फ्रेंस होती हैं। तो इस तरह से डॉक्टर गुप्ता उससे एसोसिएटेड है, कई हमारे यहाँ जो इस तरह की कॉन्फ्रेंस लगती हैं। तो बेसिकली देश के बहुत जगह कम है, दिल्ली रही है शुरू से कि यहाँ दिल्ली में एक जगह में हमारा विशिष्ट प्रगति मैदान रहा है, लेकिन उसके बाद में यहाँ आने के बाद यहाँ पूरा जो NCR रीजन है और ख़ास तौर पर इस एरिया में एक बढ़ोतरी हुई और एग्जीबिशन सेंटर अपने आप में देश में जरूरी है। हाल और ही उसकी में तो प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे इंडिया एक्सपो मार्ट में, वहाँ पे समझाता और जो वो जिस तरह से बारीकियों को समझते हैं और अपनी भागीदारी को इसमें शामिल करवाते हैं, तो क्या कुछ मानते हैं ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है कि वही ग्रेटर नोएडा को एक अलग ही पहचान अब मिल गई है इस एक्सपो मार्ट के जरिए? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले सालों में कई मरतबा सेंटर में आए। हमारे यहाँ अभी हाल में तो सेमिकॉन हुआ, लेकिन उससे पहले हमारे वाटर सोर्सेज था। पिछले वर्ष UPITS में माननीय राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोटेक में यहाँ शामिल हुए, जो सभी देशों का ADB हमारे यहाँ हुआ। इससे पहले COP14 हुआ। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन जो रही उनमें माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने शिरकत की, आए यहाँ पर और उन्होंने सराहा, क्योंकि यहाँ का जो सेंटर बना वो बेसिकली इंटरनेशनल स्केल का बना है, मोस्ट इंटीग्रेटेड। कंट्री में कोई दूसरा सेंटर ऐसा नहीं है जिसमें हेलीपैड, होटल, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और उसके साथ में परमानेंट सेंटर ऑफ द एग्जीबिशन मार्ट, 900 परमानेंट शोरूम फॉर द एक्सपोर्टर्स। दैट इज ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार जोरदार तालियों से इसको सराहा जाए, इन प्रयासों को, जिसके बारे में स्टेट पूरा जो है एक अपने आप में गर्व महसूस करता है। और इसके साथ जुड़े हुए लोग जितने भी हैं वो फिर उनको बिजनेस मिलता है, और जो लोग वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं उनको बिजनेस मिलता है। यहाँ बैठे अवनीश सिंह जी हैं, ये खुद वहाँ सेमिकॉन के साथ में था, इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। डॉक्टर गुप्ता उसमें रेगुलर आते हैं। PSD चैम्बर हमारा एसोसिएट रहे हैं, अभी कल भी रंजीत जी वहाँ थे, क्योंकि हम लोग यहाँ वियतनाम वाज द पार्टनर कंट्री। तो हम मान के चलते हैं कि ऐसे मिरर्स होने चाहिए स्टेट में, दूसरी जगह भी। हम लखनऊ में और बाकी जगह भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही इकोनॉमिक मल्टीप्लायर आएँ जो पूरे प्रदेश को सब जगह उसको मिरर इमेज उसकी सब जगह दिखाएं। जी, अवनीश जी अपने अनुभवों में से कुछ साझा करना चाहिए, जैसे कि बात करें राकेश जी। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि राजेश जी ने जो काम कर रहे हैं वो, मतलब अगर मैं सोचूं कि 5-10 साल पहले मैं ये सोच भी नहीं सकता था ऐसा कोई काम हो पाएगा। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जिस स्तर पे कर रहे हैं वो, अभी मैं जैसे अभी सर ने मेंशन करा तो बर्लिन में एक इलेक्ट्रॉनिक एग्जीबिशन लगती है, IFA कहते हैं उसको, उनके 100 साल पूरे हैं अभी, और वही बिल्कुल मैसे बर्लिन। तो मैं सर को बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर जैसे उन्होंने 100 साल पूरे करे हैं तो हम भी एक ऐसी प्रथा यहाँ से चलाएं। बिल्कुल और होगा। क्योंकि चाइना में गोंजाओ है, कैंटन फेयर बहुत फेमस है, और नोएडा एक ऐसा गढ़ होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो चले आगे 100 साल तक। सर मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप इस पर बड़ा ज़रूरी काम करेंगे, क्योंकि और बहुत सारे देश से लोग भी आएंगे और देशों से, और हम एक्सपोर्ट भी कुछ चालू करेंगे इसी माध्यम से। जी, DK गुप्ता जी अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के प्रतिनिधित्व आज आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कोरोना काल का। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा भारतवासी नहीं है जो कोरोना काल को भूल सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चुनौतियां हैं वो हमने उसी समय
उसका सामना किया, उसे फेस करना पड़ा हेल्थ सेक्टर को ख़ास तौर से। मेरे ख्याल से लोगों ने जी भर भर के गालियाँ भी दी होंगी हेल्थ सेक्टर को, हॉस्पिटल्स को जब पूरी तरह से नहीं मिली। अब हम यूपी के विषय में अगर बात करें, यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हेल्थ सेक्टर का क्या योगदान आप देखते हैं विकास की इस यात्रा में? देखिए, जैसा मैं बात कर रहा था कि अभी की 60% से ज़्यादा लोग पहले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करते थे अपने इलाज के लिए। अभी देश की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो हेल्थ केयर की कैशलेस स्कीम है, जिसको आयुष्मान बोलते हैं, ठीक है, पीएम जय भाई, ठीक है, वो इंडिया में फुल्ली इम्प्लीमेंटेड हो चुकी है और उत्तर प्रदेश उसमें नंबर 1 पे चल रहा है। उसमें लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है और टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में तो ये जीवन रक्षक स्कीम के रूप में काम कर रही है, जहाँ पे लोगों को इलाज के लिए मतलब अस्पताल ही नहीं मिलते थे, डॉक्टर नहीं मिलते थे, और मिलते थे तो अपनी जेब से पैसा देना पड़ता था। वो अब फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है और करोड़ों लोग इसका इलाज का फ़ायदा उठा चुके हैं। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते की खबर है, 2 दिन पहले ही, इस स्कीम को पहले 60 वर्ष के लोगों तक के लिए लिमिटेड किया गया था और 5 लाख का ट्रीटमेंट कैशलेस अलाउ था। अब वो जो एज का ब्रैकेट है वो 60 से 70 वर्ष कर दिया गया। मतलब जो हमारे देश में इस समय एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73 साल है, 70 के आसपास ही है। तो मतलब जो व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक सरकार उसकी इलाज की गारंटी ले रही है। बहुत बड़ा कदम है, मैं कहूँगा सब लोग जोरदार तरह से उसका स्वागत करें। और इस स्कीम को दुनिया में लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे, टॉप में है। चाहे वो जो बेनिफिशरीज को सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, कार्ड्स बनाने हो, उसमें नंबर 1 पे। नंबर 2 बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेक्नोलॉजी को कोई मान सकता है कि हम इसको इस समय छोड़ सकते हैं कहीं पे भी, किसी इलाज में, किसी भी एरिया में छोड़ सकते हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, बिना टेक्नोलॉजी के भी अधूरा है। ऐसे जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो इसमें भी टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोग्राम जिसको बोलते हैं ABDHM, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, उसको लॉन्च कर रही सरकार। जिससे क्या होगा कि अभी आप बहुत सारी दवाइयों के पर्चे, रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स, एक्सरे, CT, MRI को लेके थैले में लेके घूमते रहते हो, कभी कोई खो जाती है, कभी कोई मिलती नहीं है डॉक्टर से, कभी इसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, फिर उसके पास जा रहे हो, वहाँ कुछ और बताना पड़ता है, वो कुछ और पूछता है, तो आपके पास कोई डाटा नाम की कोई अपना पर्सनल रिकॉर्ड होता ही नहीं। अगर होता है तो वो आधा गल गया होता है, मिट गया होता है, खो गया होता है, और फिर डॉक्टर के पास शुरू से कहानी शुरू करनी पड़ती है। उसमें बहुत बार टाइम नहीं होता डॉक्टर के पास और आपका इलाज सही नहीं होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, जितना डाटा है सबको स्कैन करके अपलोड कर दिया जाएगा। आपका सबका एक आभा आईडी बन जाएगा जिसमें आप खुद एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पे जाके और अपना सारा रिकॉर्ड, हेल्थ के रिकॉर्ड, सारी लैब रिपोर्ट, सारे एक्सरे, CT, MRI, जितनी दवाइयाँ ले रहे हैं सब उसके अंदर आ जाएंगी। पूरी पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ आ जाएगी। और उसको और सरकार क्या कर रही है, इसको बोलते हैं कि एक तो आप एक्सेस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा ऑपरेबिलिटी, मतलब आपने अस्पताल के अंदर आपने आपस में एक्सेस कर लिया। एक बोलते हैं इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब कि इस डाटा को अगर आपकी परमिशन से कोई दूसरा डॉक्टर भी एक्सेस कर सकता है। मतलब आप सेकंड ओपिनियन यहाँ से बैठे कनाडा से, US से, अमेरिका से, कहीं से भी ले सकते हैं। किसी दूसरे मुंबई में जाके किसी कोकिलाबेन अस्पताल से बात कर सकते हैं। मतलब सारा डाटा जो एक्सेस है वो कोई भी एक दूसरे से कर सकता है और उस डाटा से फ़ायदा होगा कि आपकी सारी बीमारियों का डाटा एक जगह रिकॉर्ड हो जाएगा, आपकी डायग्नोसिस ठीक बनेगी और ट्रीटमेंट अच्छा होगा। उससे भी एक और ऊपर बात करता हूँ, एक डाटा एनालिटिक्स बहुत बड़ी चीज़ आ गई है। आप सब मानेंगे डाटा इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन, डाटा सेफ्टी, सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। डाटा को अगर इनेबल कर दिया जाए AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो डॉक्टर एम्पावर हो जाते हैं सही ट्रीटमेंट देने के लिए। मतलब अगर डॉक्टर के पास डाटा है कि आपकी चीफ कंप्लेंट क्या है, करंट प्रॉब्लम क्या है, पास्ट में क्या क्या दिक्कतें हुई हैं, आपकी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आपको क्या क्या है, आपकी सर्जिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, और करंट प्रॉब्लम को और रिपोर्ट्स को इंटरमिंगल करके उनको कोरिलेट करके AI आपको बता देगा मरीज को कि ये डायग्नोसिस है प्रोविजनल, ये इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, आप चेक करके इसको इस तरह से दे सकते हैं। तो मेडिकेशन एरर खत्म हो जाएंगी, बहुत मिनिमल हो जाएंगी और डायग्नोसिस बनने की जो क्षमता है डॉक्टर की बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो डॉक्टर एम्पावर हो जाएंगे। रेडियोलॉजी के अंदर AI आ गया है, तो रेडियोलॉजिस्ट की आजकल भारी कमी है, छोटे शहरों में मिलते नहीं है। तो मतलब CT MRI की रिपोर्ट को AI के थ्रू रिपोर्टिंग की जा सकती है, सिर्फ डॉक्टर सिर्फ उसको एक्सेस करके अप्रूव करेगा। तो AI का इनेबलमेंट, इसके अलावा रोबोटिक्स आप सुन रहे होंगे,
डॉक्टर्स पहले सर्जरी करते थे तो कभी कभी कॉम्प्लिकेशन होने की खतरा होता था, कभी कभी आपने सुना होगा लेफ्ट की जगह राइट निकाल दिया, राइट की जगह लेफ्ट निकाल दिया, ठीक है, या ऑपरेशन में गलत कोई नस कट गई, कॉम्प्लिकेशन हो गया। बट रोबोटिक्स ऐसी सुविधा आ गई है, हम सब लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, कि बिल्कुल प्रिसीजन ट्रीटमेंट, मतलब जो आप चाहेंगे वैसा ही ट्रीटमेंट होगा, मतलब कोई गलत चीज़ नहीं होगी। जो डाटा भरेगा रोबोट सिर्फ डॉक्टर बैठेगा, रोबोट को कमांड करेगा और ट्रीटमेंट जो होगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, प्रिसीजन होगा। और आगे बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर क्या, वो आ चुका है, आपके डीएनए की पूरे जीनोमिक मैपिंग हो जाएगी और उसकी टेस्टिंग करके जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं बहुत सारी, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं, आराम नहीं मिलता है, कौन सी दवाई मिले ना मिले और उसका क्या इफेक्ट हो, ये भी डॉक्टर को भी नहीं पता होता। कभी कोई डॉक्टर भी क्या करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाइयाँ देता है, मतलब एंटीबायोटिक दे देगा आपको 4 तरह की या 2 तरह की और उससे सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बट फ्यूचर क्या है कि आपका पूरा जीनोम मैप हो जाएगा, आपके जीनोम के हिसाब से कौन सी दवाई आपको बेस्ट सूट करती है वो आपकी रिपोर्ट से एक क्लिक पे मिल जाएगी, वही दवाई दी जाएगी। तो साइड इफेक्ट हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, डेथ हैं, ये बहुत कम हो जाएंगी। तो देश बहुत आगे बढ़ रहा है। AR VR मतलब इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टर्स को ट्रेन करना, उनको बिल्कुल। नर्सिंग स्टाफ को ट्रेन करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और चलते चलते संक्षेप में जी भारत के लिए मैं आपसे एक एक लाइन ज़रूर चाहूँगी। शुरुआत अवनीत जी आपसे करते हैं। थैंक यू सो मच। पहले तो इनवाइट करने के लिए बहुत ही अच्छा आपने विषय उठाया और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों तक पहुंचाना कि कितना यूपी एक प्रोग्रेसिव स्टेट बन रहा है, और निवेशकों के लिए भी जो यहाँ पे हैं और एक्सपेंशन के लिए भी। और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैसेज देना ज़रूरी है पूरे देशवासियों को कि यूपी में आइए, निवेश करिए, एक्सपेंशन करिए। और जहाँ तक बात है एक्सपोर्ट्स की, आई थिंक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी एक नॉर्थ की लैंडलॉक्ड स्टेट एक्सपोर्ट्स पे इतना बड़ा अगर योगदान देगी कंट्री को। बिल्कुल। DK गुप्ता जी। मैं तो यही कहूँगा कि जो भारतवर्ष हमारा सोने की चिड़िया पहले हुआ करता था, हम दोबारा उसी पाथ पर अग्रसर हैं, सरकार उसी पे अग्रसर है और सारे उद्यमी, सारे बुद्धिजीवी सब लोग उसी पे कार्य कर रहे हैं। और ये समय आप देख रहे होंगे, जैसे हम लोग पहले भारतवर्ष में जो प्रधानमंत्री या लोग जाते थे बाहर, उनका किस तरह से स्वागत होता था, क्या परसेप्शन होता था, अब बिल्कुल चेंज हो गया है। लोग हमारी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड, ये बहुत बड़ी बात है। और वो जमाना आ गया कि हम लोग दुनिया को लीड करने वाले हैं, लीड कर रहे हैं, एक्चुअली लीड कर रहे हैं। और फ्रंट पे आके बहुत जल्दी ऐसा होगा कि भारतवर्ष जो पहले जो एक अपना मुकाम खो चुका था, दोबारा उसको हासिल कर रहा है और कर चुका होगा। थैंक यू जी। जी भारत चैनल के लिए आपकी तरफ से 2 लाइन। सबसे पहले तो जी भारत चैनल को बहुत बहुत बधाई। आपने ये इतना अच्छा जो एक कॉन्क्लेव किया है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो उपलब्धियां करी हैं उसको हाईलाइट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और इस सब से हम सभी को अच्छी जानकारी मिली है। और दूसरा, जी भारत और जय भारत, एंड उत्तर प्रदेश भी इसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू। थैंक यू जी। राकेश जी। थैंक यू। जी भारत को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत ही यूनिक प्रोग्राम शुरू किया है और मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम की कड़ी में जिसमें हमें भाग लेने का मौका मिला, इसके ज़रिए हम लोगों तक जो भी हमारे उत्तर प्रदेश की उपलब्धियाँ हैं और देश की उपलब्धियाँ हैं वो पहुँचा सकेंगे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लाने के लिए हम लोगों को ये बिलीव करना होगा कि अल्टीमेट सोर्सिंग बिगिंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और अपने विचार इस मंच के जरिए भारत की बात जी भारत के इस मंच से साझा करने के लिए।